तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के रुचिरा भाग 2 के पाठ्य पुस्तक से त्रिवर्ण ध्वज इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। अब त्रिवर्ण ध्वज इस संस्कृत शीर्षक का अर्थ क्या है? ये जो शब्द है त्रिवर्ण ध्वज, इसका अर्थ क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे सामने ये जो तिरंगा ध्वज है ये हमारा राष्ट्र ध्वज कहलाता है और वह 3 रंगों वाला है। यहाँ पे केसरी, सफ़ेद और हरा, ऐसे 3 रंगों का मिला हुआ होने के कारण से इसे त्रिवर्ण ध्वज कहा जाता है। और इसके बीच यहाँ पर एक नीले रंग का जो चक्र है उसे अशोक चक्र कहा जाता है। इस ध्वज का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। इस राष्ट्र ध्वज का अपना ही एक महत्व है और बहुत ही गौरव के साथ इस राष्ट्र ध्वज को सम्मान दिया जाता है। ये जो राष्ट्र ध्वज है हमारे राष्ट्र के गौरव का ही एक प्रतीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए आज के इस पाठ में त्रिवर्ण ध्वज अस्मिन् पाठे वयं पठामः यत् अस्य त्रिवर्ण ध्वजस्य किं महत्वम्। देखिए, ये हमारा जो तिरंगा ध्वज है इसके संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो कई सारी इतिहास की बातें हमें पता होनी चाहिए। कई सारी इससे संबंधित जो नियमावलियां हैं उनके बारे में हमें समझना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समय पर बहुत ही उत्साह के साथ और जोश के साथ एक समारंभ पूर्वक इस तिरंगे ध्वज का जो है उत्तोलन किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। 3/2 साइज के अंदर जो है भारत का ध्वज है 3/2 में इसको ये मेजर्ड है, उसको उस एक पर्टिकुलर साइज में ही उपयोग में लाया जाता है। भारत के कई सारे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के अंदर इस तिरंगे ध्वज को एक प्रतीक के रूप में फहराया जाता है। बड़े सम्मान के साथ उसको उन जगहों पर स्थान दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त, हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, लेकिन 16 अगस्त सन 1947 के दिन पहली बार लाल किले के ऊपर इस तिरंगे ध्वज को लहराया था। इसके बारे में भी हम जानते हैं। और भी इसके इतिहास में इस तिरंगे ध्वज के बारे में कई सारी बातें कही जाती है, कई सारी बातें बताई जाती है। जैसा कि ये जो ध्वज है ये फाइनलाइज होने के लिए, ये पूरा होने के लिए कम से कम 5 बार इसको लाया गया और ये भगिनी निवेदिता के द्वारा ये बनाया हुआ ये जो ध्वज है इसके अंदर आप कलर देख सकते हैं किस प्रकार के कलर थे। और इसके ऊपर वाले भाग में 8 कमल के चित्र थे और नीचे एक सूर्य और एक चंद्र इस तरह का मिला हुआ ये एक ध्वज भगिनी निवेदिता ने, स्वामी विवेकानंद के जो शिष्या थी, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। इन 1906 में शायद मेरे ख्याल से, मैं अनुमान से बता रहा हूँ आपको, उसे मदान कामा जिन्होंने वहाँ पे भारत में पहली बार उस झंडे को फहराया था, ऐसा कहा जाता है। और उसके बीच में, ध्वज के बीच में वंदे मातरम ऐसा लिखा गया है। और अभी का ये जो कि पुराना डिजाइन है, पूरा अभी और आज का जो डिजाइन है भारत के इस राष्ट्र ध्वज का, वो इस प्रकार का है। और 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को इस राष्ट्र ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई, संवैधानिक तौर पे इसे स्वीकार किया गया। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये इसके पहले जब स्वतंत्रता के आंदोलन होते थे महात्मा गांधी के निर्देश में, तो वो ध्वज इसके पहले जो आपने देखा, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो ध्वज है इसे एक स्वराज ध्वज ऐसा कहा जाता था, ऐसा इसका नाम था। यहाँ पे बीच में चरखा था, लेकिन बाद में इस चरखे को हटाकर उसे अशोक चक्र के अंदर सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से इस ध्वज का इतिहास है। और भी हम देखते हैं आगे कि भारत में कई जगहों पर इस तरह से बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों पर कई सारे ऐसी जगह, आज हमारे बेलगाम में भी, हम जिस शहर में रहते हैं, बहुत ही ऊंचा झंडा यहाँ पे भी फहराया जाता है। उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी है, उसको मैं आपको अगले क्लास में पूछूंगा।
तो उसकी जो ऊंचाई है, सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज जो है ये किस जगह पर फहराया जाता है, उसकी जानकारी ये आपसे मैं जरूर पाना चाहूँगा। और दूसरी बात, अब देखिए हम उसको कितने गौरव का प्रतीक मानते हैं। एक जवान जब शहीद हो जाता है किसी भी जंग में, कहीं पर भी सुरक्षा के तैनाती में जब वो होता है, तो उसके शव को तिरंगे से लिपटा जाता है और बहुत ही सम्मान के साथ उसे क्या किया जाता है, एक ट्रिब्यूट दिया जाता है, उस तिरंगे ध्वज में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आप सोचते होंगे कि अगर उस ध्वज को एक बार उधर यूज कर लिया गया तो उसको वापस फहराया जाता है क्या? तो उसके नियम जो मैंने कहीं पे पढ़े हैं या सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, तो ये है कि उसे या तो ससम्मान उस शव के साथ जला दिया जाता है या फिर उसे पत्थर बांधकर पानी में नीचे छोड़ दिया जाता है, ऐसा कहा गया है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सबसे ऊंचाई पर देश के सबसे हाईएस्ट प्लेस पे और चंद्र पे, जैसे पर्वत श्रृंखलाओं में जो एवरेस्ट का शिखर है उसके ऊपर शेरपा तेंजिन ने उसको फहराया था, और चांद पे जाने के बाद राकेश शर्मा ने उस तिरंगे को पहली बार भारत के प्रतिनिधित्व में उसे फहराया था। वाकई में ये राष्ट्र ध्वज हमारे गौरव का प्रतीक है, जिसे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये था हमारे त्रिवर्ण ध्वज की संस्कृत पाठ का जो प्रस्तावना स्वरूप इस ध्वज के बारे में कुछ नियमावली है, इस ध्वज के संदर्भ में और कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये जानकारी इस पाठ की बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में।